तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 हमारी एशियन हिस्ट्री का, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने प्रीवियसली पढ़ा था हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने देखा था प्री हिस्टोरिक एज के बारे में। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे एशियन हिस्ट्री का, जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि कैसे पीपल्स ने अपने आप को इनोवेटिव बनाया विद स्टोन टूल्स, और उन्होंने हंटिंग करी, गैदरिंग करी, एग्रीकल्चर किया, और उन्होंने एक सेटलमेंट को फ्लरिश्ड किया। अब जब वो धीरे धीरे सिटीज फोर्टिफाइड होने लगे तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम रिवर के पास सेटलमेंट की सोचें। तो उन्होंने ऐसे ही अपनी सेटलमेंट को फ्लरिश्ड किया नियर द रिवर, जैसे कि नाइल रिवर के पास बनी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, टिग्रिस रिवर के पास बनी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, येलो रिवर के पास बनी चाइनीज सिविलाइजेशन, और ऐसे ही हमारी इंडिया में इंडस रिवर के पास बनी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन से कंपेयर करा जाता है। तो अगर हम इसके रीजन की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन के रीजन की बात करें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रीजन है मॉडर्न डे कवर करता है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और पाकिस्तान वाले रीजन को, जिसमें अगर हम बोले तो इंडस वाले रीजन को ट्रायंगुलर शेप में डिनोट करा जाता है, जिसकी नदन साइड मांडा तक जाती थी, मांडा इन जम्बू, सदर्न साइड हमारी दैमाबाद महाराष्ट्र तक जाती थी, नेक्स्ट ईस्टर्न साइड हमारी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक जाती थी इन यूपी, और वेस्टर्न साइड हमारी सुत कैंडोर गुजरात तक जाती थी। यहाँ तक एरिया इंडस का फ्लरिश था, जिसकी ये प्रोमिनेंट साइड थी नदन में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्टर्न में। अगर हम बात करें इंडस के पीपल की या इंडस के साइट के बारे में, तो हमें 1921 में इंडस की फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड मिलती है, जिसका नाम था हड़प्पा। और वो किसने एक्सकेवेट करी थी, या आर्कियोलॉजिस्ट कौन था उस टाइम पे? उस टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में इंडस की फर्स्ट साइट को डिस्कवर्ड किया था, जिसका नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस वजह से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी डिनोट कर देते हैं या रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि ये इसकी हड़प्पा जो थी इसकी फर्स्ट साइट थी। लेकिन जब दयाराम साहनी ने इस हड़प्पन को एक्सकेवेट किया तो हमें पता चला कि ये बिल्कुल अर्बन सिविलाइजेशन से मैच थी, मतलब इसको उन्होंने फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन डिनोट कर दिया, जहाँ एंटायर वर्ल्ड हमारा बार्बिकरिज्म था, मतलब वो लोग फ्लरिश कर रहे थे, स्टोन टूल से हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, वहाँ हमने एक अर्बन सिविलाइजेशन को सेटअप करा था। तो इस चीज़ को उन्होंने डिनोट करा। किस बेस पे बोला? तो हम उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि उस हड़प्पन साइट में क्या निकला था, जिसमें हमने उसमें अर्बन सिविलाइजेशन से उसको डिनोट करा गया है। तो अगर हम बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं, 3 ब्रॉड पार्ट में पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आता है अर्ली हड़प्पन फेज, जिसमें इस फ्रेज को हम रीजनलाइजेशन एरा भी बोलते हैं। रीजनलाइजेशन एरा क्या? रीजनलाइजेशन एरा वो एरा होता है जहाँ पे स्मॉल विलेजेस एक फोर्टिफाइड एक लार्ज सिटी में कन्वर्ट होते हैं, मतलब वो ट्रांजिशनल पीरियड होता है एक विलेज का और एक सिटी के बीच के डिफरेंस का, मतलब जैसे हम बोले कस्बा। तो इस टाइम पे हमारे जो फ्रेजेस थे, हड़प्पन की फर्स्ट फ्रेजेस थी, जहाँ पे वो स्मॉल विलेजेस थे, वो लोग छोटी छोटी चीज़ें करते थे, एक फोर्टिफाइड सिटी बन रहे थे। तो इसमें इसको रीजनलाइजेशन एरा बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड
3200 से 2600 BCE तक था। जैसे कि इसकी प्रोमिनेंट साइट जो थी वो पंडारी गुजरात में थी, हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में थी, धोलावीरा थी और सुतकेंडोर थी हमारे गुजरात में। ये इसकी फर्स्ट और प्रोमिनेंट अर्ली हड़प्पन फ्रेज में थी। अगर हम सेकेंड हड़प्पन फ्रेज की बात करें तो वो थी हमारी मैच्योर हड़प्पन फेज, जिसको हम इंटीग्रेशन एरा बोलते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब वो होता है जब एक लार्ज सिटी ने अपने आप को सिटीज में कन्वर्ट कर दिया है और अपने आप को फोर्टिफाइड कर दिया है और वो एक फुल्ली फर्निश्ड, एक फुल्ली फ्लरिश्ड एक सिटी में डेवलप होती है। जैसे कि हमारी हड़प्पा जो कि हमें 1921 में बाय दयाराम साहनी के थ्रू मिली थी। इसी हड़प्पन साइट के बारे में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि कैसे इस हड़प्पन फेज को, इस मैच्योर फेज को हम अर्बन सिविलाइजेशन से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ के लोगों की टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 2600 से 1900 BCE तक मिलता है, जहाँ के जो पीपल थे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। तो पहले हम इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में जानते हैं कि यहाँ के जो पीपल थे इनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी। तो यहाँ के जो टाउन प्लानिंग पीपल थे हड़प्पन के, वो ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते थे। ये लोग ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते थे, जहाँ पे इनकी स्ट्रीट जो 90 डिग्री एंगल पे मिल रही थी, 90 डिग्री एंगल पे मिलती थी, नियर बाय हाउसेस होते थे और जो रोड होती थी वो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जाती थी। ये होता है ग्रिड सिस्टम, जिन्होंने इसमें टाउन को डिवाइड कर रखा था दो पार्ट में। एक अपर पार्ट जिसको हम सिटाडेल बोलते थे और एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट में सिटाडेल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हड़प्पन्स के वो लोग रहते थे जो रूलर्स होते थे, रिच मर्चेंट होते थे, और ये मोस्टली हड़प्पन सिटी के वेस्ट साइड में देखने को मिलता, मतलब वेस्ट साइड को देखने को मिलता था। अगर हम लोअर पार्ट की बात करें तो यहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जो कि ईस्टर्न साइड में थी और जो कि एरिया थोड़ा बड़ा था इन कंपैरिजन ऑफ हड़प्पन या अपर पार्ट या सिटाडेल पार्ट। अगर हम बात करें यहाँ की टाउन प्लानिंग के जो लोग थे वो किस तरीके की ब्रिक यूज करते थे, तो यहाँ के जो लोग थे वो बंट ब्रिक का यूज करते थे, जिसका रेशियो था 1:2:4। 1 is a thickness, 2 is a widthness and 4 is a length, जो कि एक बंट ब्रिक मतलब एक पकी हुई ईंटों का यूज करते थे। यहाँ के जो घर थे वो डबल स्टोरी या मोर देन 2 स्टोरी हुआ करते थे, जहाँ पे कोई साइड एंट्रेंस नहीं होता था, सिर्फ मिडिल एंट्रेंस होता था, और किसी भी घर की जो विंडो होती थी वो स्ट्रीट फेसिंग नहीं होती थी। तो ये थी हमारे हड़प्पन पीपल की टाउन प्लानिंग, जैसे जो कि हम आज भी 21 सेंचुरी में भी इसी पैटर्न, ग्रिड पैटर्न को फ्लरिश्ड करते हैं या फिर हम फुलफिल करते हैं। अगर हम इनकी सोसाइटी की बात करें तो हड़प्पन पीपल की जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में, ब्रॉड 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। रूलर थे, रिच मर्चेंट्स थे और लेबरर्स थे। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं थी, जिसको भी कोई सा भी प्रोफेशन करना है वो कर सकता है, या उसको प्रीस्ट बनना है, उससे मर्चेंट बनना है, लेबरर बनना है, इन्वेस्टर बनना है, वो किसी भी चीज़ में, या क्राफ्टर बनना है, वो किसी भी चीज़ में या प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता था। तो ये थी इनकी सोसाइटी। अगर हम हड़प्पन पीपल की पॉलिटिक्स की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे कोई भी हमें पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिलती। देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। यहाँ पे हमें कोई भी राजनीतिक तत्व नहीं मिलते। अगर हम हड़प्पन पीपल्स के रिलीजियस लाइफ को देखें तो इनकी जो रिलीजियस लाइफ थी वो डिनोट करती है टेराकोटा फीमेल फिगरीज। यहाँ की जो रिलीजियस लाइफ थी, यहाँ पे फीमेल डिटीज ज्यादा थी इन कंपैरिजन ऑफ मेल डिटीज, और जो कि फीमेल डिटीज जो बनी होती थी वो बनी होती थी टेराकोटा की। अब टेराकोटा क्या है?
टेराकोटा उस टाइम पे रेडिश क्ले होती थी जिसको ये लोग बर्न करते थे, मतलब पकाते थे और अपनी स्कल्पचर्स को और अपनी मूर्तियों को फ्लरिश करते थे, जिसमें ये पूजा करते थे मदर गॉडेस की। मदर गॉडेस मतलब इन्होंने एक इमेज बना रखी थी, जिसकी एक वुमेन बना रखी थी, जिसकी वॉर्म में से एक प्लांट निकल रहा था और ये बोल रहे थे यही हमारी उत्पन्न, यहीं से हम रिप्रोड्यूस हुए हैं और यही हम थैंकफुल हैं हम अपनी मदर नेचर के। मतलब वो नेचर गॉड, मतलब गॉडेस ऑफ नेचर की पूजा करते थे, जिनको ये मदर ऑफ गॉडनेस भी बोलते थे। तो ये थी इनकी रिलीजियस लाइफ, जहाँ पे ये फीमेल डिटीज़ की पूजा ज़्यादा करते थे। अगर हम फीमेल डिटीज़ के बाद भी देखें कि ये लोग और किन किस की वर्शिप करते थे या पूजा करते थे, तो ये लोग पीपल ट्री की पूजा करते थे, ये लोग बुल, जो एनिमल्स में बुल की पूजा करते थे। अगर बर्ड्स की बात करें तो ये पिजन और डव की पूजा करते थे, और ये लिंगम और योनि की वर्शिप भी करते थे यहाँ के लोग। तो ये थी हड़प्पन पीपल की रिलीजियस लाइफ। अब हम बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक लाइफ की, कि इनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। तो यहाँ के जो पीपल्स थे उनकी एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक बैकबोन थी, मतलब यहाँ के लोग पहले एग्रीकल्चर करते थे क्योंकि वो इंडस के पास ज़्यादा रहते थे, और इंडस के पास, रिवर के पास होने के बाद वहाँ पे फर्टाइल सॉइल मिलती थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो थी इनके टाइम इनकी बैकबोन थी। यहाँ के पीपल्स जो थे कैटल रियरिंग भी करते थे, बेफेलो भी पालते थे, शीप भी पालते थे, गॉट भी पालते थे, डॉग्स, कैट, ये सब चीज़ों को पालते थे। लेकिन इनको नॉलेज नहीं थी लायन के बारे में, हॉर्स के बारे में, इन सबको कुछ पता नहीं था। एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो ये लोग बार्ले सो करते थे, रागी सो करते थे, राइस सो करते थे, व्हीट सो करते थे, लेकिन इनको शुगर केन के बारे में नहीं पता था। शुगर केन के बारे में कोई एविडेंस नहीं था, मतलब गन्ने के बारे में कोई एविडेंस नहीं था। अगर हम इनकी ट्रेड की बात करें तो यहाँ के जो ट्रेड, हड़प्पन के पीपल जो ट्रेड करते थे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से करते थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अगर हम मॉडर्न डे कंपेयर करें तो इराक और ईरान वाले रीजन को कंपाइल्ड करती है, जो कि टिग्रिस रिवर के आसपास के सिविलाइजेशन को डिनोट करती है। यहाँ के लोग, मेसोपोटामियंस के लोग इंडस को मेहलवा करके बुलाते थे, मेहलवा करके बुलाते थे बिकॉज ऑफ द ब्रोंज यूज, बिकॉज ऑफ द ब्रोंज यूज। यहाँ के जो हड़प्पन के पीपल थे, मैच्योर हड़प्पन के पीपल्स जो थे, वो ब्रोंज का यूज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते थे, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रोंज एज से भी डिनोट करते हैं। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ब्रोंज एज भी बोलते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये थी हड़प्पन पीपल की इकोनॉमिक लाइफ। अगर हम इनकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, तो यहाँ के जो लोग थे वो सील्स इन्वेंट करते थे। सीड्स जो थी वो सॉफ्ट सियाटाइट स्टोन, सॉफ्ट स्टोन की बनी रहती थी, जो कि ऑप्लेक फ्लैक्यू शेप में होती थी, मतलब बीच में तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर रहता था, लेकिन साइड में डिजाइन रहता था इस तरीके से। इस टाइप की ये सील यूज करते थे। और जो यहाँ पे जो फेमस सील्स मिली हैं वो मिली है पशुपति महादेव की, जहाँ पे एक योगी पोस्चर में प्रोटोशिव बैठे हुए हैं, जिनके आसपास एनिमल्स हैं, सराउंडिंग में एनिमल्स हैं, जो कि एक सील डिनोट करता है हड़प्पन के टाइम की। अगर हम इनकी बात करें स्क्रिप्ट या लैंग्वेज की, तो यहाँ के जो पीपल थे वो बिस्ट्रोफेंडन स्टाइल ऑफ राइटिंग यूज करते थे, जिसमें ये लोग फर्स्ट लाइन लिखते थे राइट से लेफ्ट और सेकंड लाइन लिखते थे लेफ्ट से राइट। इसी वजह से हमें इनकी स्क्रिप्ट अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, और इसी वजह से इनकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडिसाइफर्ड है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ये लोग पिक्टोग्राफी या सिंबल लॉजिक सिंबल्स को यूज़ करते थे, मतलब ज्योमेट्रिकल सिंबल्स यूज़ करते थे, एनिमल्स के सिंबल्स यूज़ करते थे, बर्ड के सिंबल्स यूज़ करते थे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिव्स यूज़ करते थे। इस वजह से हम इनकी स्क्रिप्ट को अभी भी हम अनडिसाइफर्ड है। अगर हम इनकी बात करें इनकी क्राफ्ट की, तो इन लोगों को हड़प्पन के पीपल्स को वीविंग करना आता था, स्पिनिंग करना आता था, बोट मेकिंग करना आता था। इवन ये लोग आउटसाइड द इंडस जो ट्रेड करते थे वो बोट से करते थे, और इनलैंड जो ट्रेड करते थे वो बुल कार्ट से करते थे, मतलब बैलगाड़ी से करते थे यहाँ के लोग।
तो ये थी हमारी मैच्योर हड़प्पन फेज की कुछ चीज़ें, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम बेस पे बताया गया कि यहाँ के जो लोग थे वो 21st सेंचुरी से डिनोट करते थे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वाई दिस सिविलाइजेशन वॉज डिस्ट्रॉय। तो डिक्लाइन के बहुत सारे रीजन्स थे, बहुत सारे रीजन्स थे हड़प्पन के डिक्लाइन होने के, जैसे आर्यन इन्वेजन। सम हिस्टोरियंस ने बोला हो सकता है सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आए हों जिन्होंने हड़प्पन्स को मारा हो और उनको माइग्रेट करने, दूसरी जगह माइग्रेट करने पे मजबूर करा हो। कुछ हिस्टोरियंस ने बोला कि हो सकता है यहाँ पे इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ हो। इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस मतलब हो सकता है यहाँ पे ट्रेड को लेके या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ जिसकी वजह से ये लोग सब लोग यहाँ से माइग्रेट होके कहीं और चले गए। अगर हम सेकेंड रीजन की बात करें तो कुछ हिस्टोरियंस बोल सकते हैं हो सकता है इंडस ने अपनी पाथ चेंज कर दिया हो, इंडस ने अपना पाथ चेंज कर दिया हो जिसकी वजह से पूरी सिविलाइजेशन जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं हो सकता है यहाँ पे कोई नेचुरल कैलामिटीज आई हो, मतलब अर्थक्वेक आया हो जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन हमारी डिस्टर्ब्ड हो गई थी। और फिफ्थ बोलते हैं, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं हो सकता है यहाँ पे एरिडिटी फैल गई हो सकता है बारिश ना पड़ी हो जिसकी वजह से इंडस का पानी जो है वो सूखा पड़ गया हो और ये लोग भूख प्यास के मारे मर गए हो। तो ये थी हमारी मैच्योर हड़प्पन फेज की डिक्लेरेशन। अगर हम बात करें तो अर्ली हड़प्पन फेज हो गया, मैच्योर हड़प्पन फेज हो गया। थर्ड पॉइंट आता है हमारा लेट एंड पोस्ट हड़प्पन फेज, जिसको हम लोकलाइजेशन एरा से डिनोट करते हैं। लोकलाइजेशन एरा क्या होता है? लोकलाइजेशन एरा वो एरा होता है जहाँ पे कुछ लोकल्स बच जाते हैं, वो फिर से सिविलाइजेशन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू द लैक ऑफ फुल सब्सटेंसेस, या फिर कुछ हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज की बात करें तो जिसकी वजह से ये दोबारा से सिविलाइजेशन नहीं बना पाते। इसको बोलते हैं लोकलाइजेशन एरा, जो कि हमारा 1900 से 1300 BCE तक चला था, जहाँ पे इंडस के कुछ लोकल्स बच गए थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को फ्लरिश किया था और अपनी जो भी बचे कुचे उनके पास रिसोर्सेज थे उससे अपना जीवन व्यापन मतलब सर्वाइवल को अपहेल्ड किया था। मतलब यहाँ के लोगों ने डबल क्रॉपिंग सिस्टम को फ्लरिश किया था। डबल क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? वो विंटर में दो चीज को सो करते थे, मतलब वो विंटर में वीट और बार्ले को सो करते थे और समर में वो राइस मिलेट्स को सो करते थे। तो यहाँ के पीपल्स ने, क्योंकि उनके उस टाइम पे लैंड कम था, उनके पास इतनी फर्टाइल लैंड नहीं था, जिसकी वजह से वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज सो कर सके, हार्वेस्ट कर सकते। इस वजह से उन लोगों ने डबल क्रॉपिंग सिस्टम को फ्लरिश किया था। अगर हम इसकी फेमस साइट्स की बात करें तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और भी बहुत सारी साइट्स हैं जो कि हमारी लेटर हड़प्पन या पोस्ट हड़प्पन फेज से बिलोंग करती है। ये था आपका होल चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि कैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को 21st सेंचुरी से डिनोट करते हैं और कैसे इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ और क्या क्या उनके फ्रेजेस थे और किस चीज़ से हम डिनोट करते हैं। एक और इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट मिली थी मोहन जोदड़ो 1922 में, जो कि हमारी आर.डी. बैनर्जी ने फाइंड करी थी। इस साइट्स में हमें, अगर हम सिंध लैंग्वेज में इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, मतलब मृतकों का टीला। मतलब यहाँ पे हमें स्केलेटन मिले हैं, बहुत सारे लाखों की तादाद में हमें स्केलेटन मिले हैं। यहाँ की इस साइट की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि हमें यहाँ पे मल्टी लेयर्ड असेंबली हॉल्स मिले हैं, यहाँ पे हमें ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिली है, यहाँ पे हम पशुपति नाथ की या पशुपति सील्स मिली है, जो कि हमारी स्पेसिफिक इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिनोट करती है। और ये थी हमारी कुछ फेमस साइट जिसमें हमने हड़प्पन के बारे में पढ़ा, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि किस तरीके से हड़प्पन का डिस्ट्रॉय हुआ और किस तरीके से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 कि कैसे आर्यन इन्वेजन्स आए हमारे यहाँ पे, वैदिक एज में आए
और वो अपने साथ संस्कृति लेके आए, आयरन लेके आए और अपने साथ आर्टिफैक्ट्स लेके आए, क्रिमेशंस लेके आए, रिचुअल्स लेके आए और सबसे इम्पॉर्टेंट वो अपने साथ वेद लेके आए। तो नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपका खत्म है।